हेलो फ्रेंड्स हम आप लोग के लिए करंट अफेयर का एक सीरीज चला रहे हैं जो बीपीएससी 72वीं और एडीओ को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इससे पहले जो डाला जा चुका है हमारे चैनल पर और ये अगला वीडियो आप लोग के लिए चैनल पर डाल रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने करंट अफेयर्स को मजबूत बनाएं और बीपीएससी 72वीं और एडीओ में सफलता पाएं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक के 7वें संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सही है। जिसमें पहला कथन है 1990 से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वार्षिक 1.5% की बढ़ोतरी हुई। दूसरा है 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। तीसरा, विश्व के लगभग 20 से 40% भूमि अब खराब हो चुकी है, जिससे अरबों से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। और चौथा कथन है प्रदूषण से सालाना 90 लाख लोगों की जान जाती है। और इसका कूट दिया हुआ है, केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, सी है केवल 2 और 4 सही है, और डी सभी चारों सही है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक यूएनईपी जिसका मुख्यालय नैरोबी में है और जिसकी स्थापना 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम बैठक में हुई थी। वह प्रतिवर्ष उसके द्वारा हमें पर्यावरण से संबंधित वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी किया जाता है और उसमें स्थिति को दर्शाया जाता है। तो यहाँ जो भी कंडीशन दिया हुआ है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक के संदर्भ में, ये सभी कथन सही हैं। तो आप लोग ये सभी पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आंसर इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है, चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन 2 प्रमुख आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और इसका ऑप्शन है ए सिलिसेरा झील, बी कोपरा जलाशय, सी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों। सिलिसेरा झील और कोपरा जलाशय दोनों को सिलिसेरा झील और कोपरा जलाशय दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। सिलिसेरा झील 95वां रामसर स्थल है भारत का, और कोपरा जलाशय 96वां रामसर स्थल है। तो यहाँ दोनों सही हो जाएगा। सिलिसेरा झील राजस्थान के अलवर जिला में है और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सिलिसेरा झील राजस्थान के अलवर जिला में है। और भारत में अभी तक 96 रामसर स्थल की सूची में शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से के रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, दोनों यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कप स्क्वैश के 5वें संस्करण का खिताब कौन जीता है। और इसका ऑप्शन है भारत, मलेशिया, मिस्र, इंग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए भारत हो जाएगा। विश्व कप स्क्वैश के 5वां संस्करण का खिताब भारत जीता है।
भारत ने फाइनल में हांगकांग को हराया था और स्क्वैश का खिताब जीतने में सफल रहा है। और यह स्क्वैश का 5वां संस्करण भारत में ही चेन्नई में हुआ था, जिसमें भारत ने हांगकांग को फाइनल में हराया है। तो यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, वी राम जी योजना के वित्त पोषण में राज्यों के योगदान कितने प्रतिशत होंगे? वी राम जी योजना अभी दिसंबर 2025 में लाया गया है। मनरेगा के स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि राम जी योजना में राज्य को कितना प्रतिशत योगदान करना होगा, और इसका ऑप्शन है 10%, 20%, सी 30% और डी 40%। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राज्यों को राम जी योजना में 40% योगदान करना होगा। तो यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा। राम जी योजना जो है दिसंबर 2025 में मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है और यह मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। मनरेगा जो 2005 में नरेगा के नाम से अधिनियम बना था, जिसमें सभी गांव के लोगों को 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी उसमें दी गई थी। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। अब उसके स्थान पर राम जी योजना दिसंबर 2025 से लाया गया है मनरेगा के स्थान पर। और इसमें इस योजना के तहत 125 दिन रोजगार देने की योजना शामिल है, लेकिन इसमें राज्य को भी योगदान देना होगा। मनरेगा में राज्यों के लिए कोई योगदान नहीं था, लेकिन इसमें राज्यों के लिए, सामान्य राज्य के लिए 40% और विशेष राज्यों के लिए 10% योगदान देने की बातें भी इसमें शामिल है। तो यहाँ इसका आंसर 40% याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाचारों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन सागर बंधु, और इसका ऑप्शन है ए दितवा चक्रवात से हुई श्रीलंका में तबाही से भारत द्वारा किए जा रहे बचाव कार्यों से है, बी भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात मांथा से प्रभावित आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बचाव कार्य से संबंधित है, सी भारत और श्रीलंका के नौ सेनाओं के बीच मैत्री अभ्यास से संबंधित है, और डी भारत और मॉरिशस के नौ सेनाओं के बीच मैत्री अभ्यास से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए दितवा चक्रवात से हुई श्रीलंका में तबाही से भारत द्वारा किए जा रहे बचाव कार्य से यह संबंधित है। दितवा चक्रवात 2025 में श्रीलंका में आया था, जिससे भारी तबाही हुई थी और इसका असर भारत के पूर्वी तटों पर भी पड़ा था। इसी के तहत भारत सरकार द्वारा बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नामक एक अभियान चलाया गया, जिससे श्रीलंका को कुछ सहायता भी किया गया। साथ ही श्रीलंका में रह रहे भारतीयों को बाहर सुरक्षित निकालने का भी कार्य इस अभियान के द्वारा किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु दितवा चक्रवात से हुई श्रीलंका में तबाही से बचाव कार्य के लिए चलाया गया अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न है 56वें
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में विजित पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत के गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कारों के संबंध में क्या सही है। तो इसका कथन पहले देख लीजिए। पहला कथन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जरा सोफिया अस्थाना को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संतोष दावखार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उबे इमार को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स 2 को दिया गया है। और इसका कूट दिया हुआ है। कूट है उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है। तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी चारों। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। तो 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के संबंध में दिए गए जितना भी चारों कथन यहाँ सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस अमूर्त विरासत को 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इसका ऑप्शन है, ए दीपावली, बी छठ महापर्व, सी पांडवानी और डी आल्हा। तो 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली पर्व को शामिल किया गया है। तो यहाँ सही आंसर ए हो जाएगा, दीपावली। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत के लगभग ये दीपावली को अगर जो शामिल किया जाए तो 16 सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, जिसमें दीपावली, इससे पूर्व दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था। फिर गरबा त्यौहार 2023 में गुजरात के गरबा त्यौहार को शामिल किया गया। तो इसमें जो भी किसी देश की सांस्कृतिक पहचान रहती है, उस समुदाय के द्वारा जो सांस्कृतिक पहचान के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, उसी को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। तो दुर्गा पूजा, दीपावली, गरबा, छऊ इत्यादि को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और अभी तक दीपावली को लेकर 16 सांस्कृतिक विरासत भारतीय सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया जा चुका है। तो यहाँ इसका सही आंसर दीपावली हो जाएगा। 16वां सांस्कृतिक विरासत भारत का दीपावली है, इसे ध्यान रखेंगे। और कई अभी आने वाले सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बीपीएससी 72वीं और एडीओ को तो हम ध्यान में रख कर ही बना रहे हैं। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझें और देखें। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2026-27 के लिए नामित किया गया है। ये कह रहा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे 2026-27 के लिए नामित किया गया है। और इसका ऑप्शन है, ए बैसाखी महोत्सव, बी छठ महापर्व, सी गणेश चतुर्थी और डी रासलीला। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा छठ महापर्व। 2026-27 के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छठ महापर्व को शामिल करने के लिए नामित किया गया है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि दीपावली को
आमूल सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है और छठ महापर्व को नामित किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, छठ महापर्व। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा शहर विश्व का सबसे बड़ा शहर है? और इसका ऑप्शन है यहाँ डी सब लिखा गया है। यहाँ ए शंघाई होगा, ए शंघाई, बी जाकर्ता, सी ढाका और डी टोक्यो। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ इसका सही आंसर दोस्तों याद रखिएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। लगभग 41 मिलियन जनसंख्या यहाँ है। तो यहाँ इसका सही आंसर जकार्ता हो जाएगा। और दूसरा में बांग्लादेश का ढाका है। जकार्ता के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला लगभग 36 मिलियन जनसंख्या वहाँ ढाका में है। तो दूसरा नंबर पर ढाका है, पहला नंबर पर जकार्ता है। तो यहाँ इसका प्रश्न के अनुसार यहाँ सही आंसर जकार्ता होगा, लेकिन दूसरा सबसे अधिक कभी प्रश्न कर दे तो ढाका होगा। और विश्व के 10 शीर्ष शहरों में भारत का कौन सा शहर है शामिल? तो भारत का दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता, जहां दिल्ली की जनसंख्या लगभग 30 मिलियन और कोलकाता की जनसंख्या लगभग 22 मिलियन है, को विश्व के 10 शीर्ष अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शामिल किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर जकार्ता याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूमि सुधारों के डिजिटलीकरण से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भूमि सुधारों के डिजिटलीकरण से नहीं है? और इसका ऑप्शन है ए डिजिलॉकर, बी नक्शा, सी उत्प्रोकार्ड और डी लैंडस्टैक। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए डिजिलॉकर। डिजिलॉकर भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। यह एक सुरक्षा क्लाउड है जिसमें शैक्षणिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। शैक्षणिक दस्तावेज के सुरक्षा के लिए डिजिलॉकर बनाया गया है। और बाकी तीनों जो है भूमि सुधारों से संबंधित है। तो यहाँ इसका सही आंसर डिजिलॉकर। ध्यान रखेगा, डिजिलॉकर भूमि सुधारों के डिजिटलीकरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए नैना कालू, बी मोहम्मद सामी, सी जादीजा और डी रेने मैटिक। तो 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार, यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नैना कालू। नैना कालू को 2025 का टर्नर पुरस्कार दिया गया है। और टर्नर पुरस्कार 1984 से एक क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर यह टर्नर पुरस्कार दिया जाता है। और यह ब्रिटिश कलाकारों को ही दिया जाता है। ब्रिटिश कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, टर्नर पुरस्कार। तो 2025 का टर्नर पुरस्कार नैना कालू, ध्यान रखेंगे, नैना कालू को दिया गया है।
अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में संपन्न हुआ। इसमें कौन यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन रहा? और इसका ऑप्शन है ए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सी जैन यूनिवर्सिटी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ध्यान रखेंगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा कुल 67 पदक प्राप्त किया गया था, जिसमें 41 स्वर्ण पदक भी शामिल है। तो यहाँ ओवरऑल चैंपियन के रूप में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ सही आंसर ए चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 के संबंध में क्या सही है? और इसका इस कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, यह मलेशिया के इपोह यहाँ इपोह हो जाएगा, इपोह में 23 से 30 नवंबर 2025 को खेला गया था। इसमें पुरुष के हॉकी के 31वें संस्करण में बेल्जियम विजेता रहा और तीसरा है भारत इसमें उप विजेता रहा। तो यहाँ 3 कथन है। यह मलेशिया के इपोह में 23 से 30 नवंबर 2025 को खेला गया। इसमें पुरुषों के हॉकी के 31वें संस्करण में बेल्जियम विजेता रहा और भारत इसमें उप विजेता रहा। और इसका कूट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी सभी 1, 2, 3 सही है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर दोस्तों सभी हो जाएगा। सभी 1, 2 और 3 तीनों कथन इसका सही है। इसमें भारत उप विजेता रहा और यह मलेशिया के इपोह में 23 से 30 नवंबर 2025 को खेला गया, ये भी सही है। तो इसका तीनों कथन सही है। तो सही आंसर सी ध्यान रखेंगे। और अजलान शाह कप के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि अजलान शाह कप प्रतिवर्ष मलेशिया में ही आयोजित किया जाता है और यह टूर्नामेंट 1983 से खेला जा रहा है। 1983 में द्विवार्षिक होता था, लेकिन 1998 में यह खेल ज़्यादा प्रसिद्ध होने के कारण इसे वार्षिक बना दिया गया है। तो 1998 से प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है। तो अजलान शाह कप मलेशिया में खेला जाता है और इस कप का नाम मलेशिया के एक राजा के नाम पर रखा गया है। तो अजलान शाह कप के संबंध में सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और आज का अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? यहाँ प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है और इसका ऑप्शन है ए राजकुमार गोयल, बी हीरालाल सामरिया, सी सुरेंद्र सिंह मीना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर ए राजकुमार गोयल होगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल को बनाया गया है। ये प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह फीफा के द्वारा शुरू किया गया पहला पुरस्कार है। तो यह आगे आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न को ही पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा ध्यान
में रखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, और यहाँ ऑप्शन है ए डोनाल्ड ट्रंप, बी इन्फेंटिनो, सी नरेंद्र मोदी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। फीफा के तरफ से विश्व शांति पुरस्कार शुरू किया गया है 2025 और यह इसका पहला पुरस्कार है और यह शांति का पुरस्कार विश्व में शांति स्थापित करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पहला पुरस्कार फीफा का विश्व का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगले आने वाले अधिकतर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है, और इसका ऑप्शन है ए उस्मान डेम्बेले, बी हन्ना हैम्पटन, सी लुइस एनरिक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर ए, ध्यान रखिएगा, उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। उस्मान डेम्बेले यहाँ इसका सही आंसर होगा। तो 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार उस्मान डेम्बेले, ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA जिसे सीपा कहा जाता है 18 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो भारत का किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीपा की संधि 18 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ है, यही प्रश्न कह रहा है। और इसका ऑप्शन है ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी ब्रिटेन और डी रसिया। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए ओमान हो जाएगा। ओमान यहाँ 18 दिसंबर 2025 को समझौता हुआ था, तो यहाँ सही आंसर ए ओमान याद रखेंगे। ओमान। तो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक समझौते को, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 18 दिसंबर 2025 को सीपा यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ ओमान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबका बीमा सबके रक्षा विधेयक, सबका बीमा सबके रक्षा विधेयक, यहाँ विधेयक होगा, विधायक नहीं होगा, विधेयक 2025 संसद से पारित कर लिया गया है। इस कानून के द्वारा बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है, और इसका ऑप्शन है ए 75%, बी 100%, सी 50% और डी 80%। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, सबका बीमा सबके रक्षा विधेयक में बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की अनुमति दे दी गई है। बीमा क्षेत्र में FDI यानी विदेशी निवेश की अनुमति 100% दे दी गई है। तो यहाँ इसका सही आंसर भी ध्यान रखेंगे, 100%। अगला प्रश्न है, किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के यूज पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन वैसा देश है जो ऐसा कदम उठाया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। तो
तो यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर सोशल मीडिया का पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 16 वर्ष से कम बच्चों को सोशल साइट यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखेंगे। और ये इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसा ही प्रश्न को करंट अफेयर्स के रूप में प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सोमालिया से अलग हुए स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को किस देश के द्वारा संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो सोमालिया एक देश है जहां हमेशा अराजकता की स्थिति रहती है। तो उसी से एक क्षेत्र सोमालीलैंड अलग हुआ है। तो सोमालीलैंड को किस देश के द्वारा संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता पहली बार दी गई है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी इजराइल और डी रसिया। तो यहाँ इसका सही आंसर इजराइल सी हो जाएगा। इजराइल के द्वारा सोमालीलैंड को पहली बार संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। और सोमालीलैंड सोमालिया से 1991 में अलग हुआ था और वहाँ 34 वर्षों से सोमालिया से ज़्यादा शांति और लोकतंत्र की स्थापना है। इसीलिए इजराइल के द्वारा उसे पहली बार संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं कि किसे संप्रभु राष्ट्र के रूप में पहली बार इजराइल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो सोमालीलैंड याद रखेंगे और यहाँ इसका सही आंसर इजराइल हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की किस देश की योजना है? कौन देश है जो आने वाले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेंगे? और इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रसिया, सी जापान और डी भारत। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी याद रखेंगे, रसिया। रसिया चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर प्लांट आने वाले 10 सालों में स्थापित करेगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो रोवर से ऑब्जर्वेटरी भेजा जाता है वह सोलर पैनल से अभी चलता है। लेकिन चंद्रमा पर क्या है कि 14 दिन लगातार दिन रहता है और 14 दिन लगातार रात रहता है। तो जिसके कारण सोलर पैनल हमेशा काम नहीं कर पाता है। तो सोलर पैनल को लगातार ऊर्जा मिलते रहे। साथ ही रसिया और चाइना एक इंटरनेशनल लूनर स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। तो उसे भी लगातार ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने की योजना रूस की है। तो यहाँ इसका सही आंसर रूस यानी रसिया ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2025 तक देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.9 गीगावाट प्राप्त की जा चुकी है। यहाँ है या ध्यान रखेंगे। 2047 तक 100 गीगावाट तक प्राप्त करने के लिए शांति कानून बनाया गया है। यह शांति कानून किससे संबंधित है, यह प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 2025 तक देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.9 गीगावाट प्राप्त की जा चुकी है और 2047 तक 100 गीगावाट प्राप्त करने की योजना है। इसके लिए शांति कानून बनाया गया है। तो यह शांति कानून किससे संबंधित है? और इसका ऑप्शन है ए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को निजी क्षेत्र
को देने के लिए या निजी क्षेत्र को खोलने के लिए। बी है परमाणु ऊर्जा को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण से। सी दोनों है। सी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए। तो 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट प्राप्त करने के लिए सरकार इसे निजी क्षेत्र के लिए भी खोलना चाहती है और उसी के लिए एक शांति कानून 2025 बनाया गया है। तो शांति कानून किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को खोलने के लिए, निजी क्षेत्र को देने के लिए यह कानून बनाया गया है। तो यहाँ ए ध्यान रखेंगे और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 6100 किलोग्राम वजन वाले अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? और यहाँ इसका ऑप्शन है ए PSLV, बी LBM-3, सी SSLV और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर LBM-3 हो जाएगा, LBM-3। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक अमेरिका का उपग्रह है जो 6100 किलोग्राम वजन का है और इसे भारत के प्रक्षेपण यान LBM-3 के द्वारा लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी 500 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह जिसका वजन 6100 किलोग्राम है यह LBM-3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और LBM-3 रॉकेट जिसे पहले भारत में GSLV कहा जाता था, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, उसी का नाम LBM-3 है, LBM-3। और इसी रॉकेट से पहली बार सबसे अधिक वजन वाले उपग्रह को भारत के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इससे पहले भारत के द्वारा 4400 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को स्थापित किया गया था, लेकिन 6100 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को पहली बार भारत के द्वारा LBM-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ इन सभी फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। यहाँ कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि बन सकता है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किस देश का है? तो यह अमेरिका का संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? तो भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। किस यान से, भारत के किस यान से स्थापित किया गया है? तो इसे LBM-3 से स्थापित किया गया है। तो कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है भारत के स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किस परमाणु शक्ति संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? और इसका ऑप्शन है A K4, B अग्नि-4, C अग्नि-5 और D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर K4 बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। K4 बैलिस्टिक मिसाइल एक परमाणु शक्ति संपन्न मिसाइल है जो भारत के नौसेना के लिए बनाया गया है, भारत के नौसेना के लिए बनाया गया है। तो यह
यहाँ इसका सही आंसर K4 बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। और भारत का स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ भी कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो INS अरिघात, ध्यान रखेंगे INS अरिघात। और इससे किस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो K4 का किया गया है। और यह K4 मिसाइल नौसेना के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार के आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत बनाएं। यह प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा जाता है, जिस तर्ज पर बनाया जाता है उसी के आधार पर हम भी बना रहे हैं और यह आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।